एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं होनी चाहिए थी। आप जाते पाकिस्तान वाले खुद वंदे मातरम गाने लगते, सर मुड़वा दिया, बोला है कि भाई मूत्र का छिड़काव किया ताकि शुद्धिकरण हो जाए। बहुत इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया गया। परपेट्रेटर्स जो पकड़े जाते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर के लोग आपकी पार्टी में आ कैसे गए? फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसी फंडामेंटल वैल्यूज को अमेंड नहीं किया जा सकता, इग्नोर किया जा सकता है। जहां तक बात रही वायलेंस की, तो भाई अपनी एडवाइजरी की पुंगी बना लो, सुन के भेजा फट जाएगा तुम्हारा कि प्राइम मिनिस्टर को हाई कोर्ट इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। क्या बात कर रहे हो मालिक, यार तुम भी यार, हुआ था उस टाइम पे। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट वीकली न्यूज शो द संडे शो। वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। दिलजीत दोसांझ की एक नई मूवी आई सरदार जी 3 को स्टारिंग हानिया आमिर एंड नीरू बाजवा। द पोस्टर ऑफ विच लुक्स लाइक द फर्स्ट कॉपी ऑफ अ सिंग इज किंग। मजाक नहीं कर रहा हूं यार, देख लो एक बार तुम। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि मूवी में है हानिया आमिर, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं होनी चाहिए थी, और इसी वजह से दिलजीत को ऑनलाइन बहुत गालियां पड़ी। भव्य बोलते हैं दिलजीत्स ट्रू फेस इज फाइनली रिवील्ड, आई होप ही नेवर गेट्स एनी वर्क इन इंडिया। चबी चाहत बोलती है योर मदरलैंड शुड बी अबव एवरीथिंग। एक भाई साहब बोलते हैं दल्ला दिलजीत, देश का पक्ष और रक्षा करना ये सिर्फ जवानों का काम नहीं है। शेम ऑन यू दिलजीत, हलकट। मतलब यू मेड योर पॉइंट, हलकट बोलने की क्या जरूरत थी? वटाशी वॉल्ड्रिश, क्या नाम है? ऑफ कोर्स बैनिंग दिलजीत वुड सॉल्व इंडिया पाकिस्तान इशू, थैंक यू फॉर अ स्विफ्ट एक्शन। सरकाज़म देख रहे हो? हालांकि दिलजीत ने बाद में क्लैरिफाई किया कि मूवी घटना के बहुत पहले फरवरी में शूट हुई थी और उसके ऊपर से हमने इंडिया में इसको रिलीज भी नहीं किया है, फिर प्रोड्यूसर के पैसे भी इन्वॉल्व है एंड आर्ट यूनाइट्स अस ऑल, याडा याडा याडा। नाउ व्हाट मेक्स दिस मोर कॉम्प्लिकेटेड इज कि दिलजीत पर पहले भी कुछ नेशनलिस्ट लोगों ने एंटी नेशनल होने के आरोप लगाए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें बैकलैश एक्सपेक्टेड नहीं था, पता तो होगा ही कि रिलीज करेंगे तो गाली पड़ेगी। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि इसको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए था, आज नहीं बाद में भी। ठीक है, मान लिया कि मूवी पहले शूट हो गई थी, बन गई, इंडिया में आपने रिलीज नहीं की, बट लेट्स एडमिट इट, आप कर भी नहीं पाते। पर जब घाव इतना गहरा है और इतना फ्रेश है और सब पूरा देश यूनाइटेड है, तभी आर्ग्यूमेंट होल्ड नहीं करता। और जब कुछ लोगों की मौत हो जाती है तो आप फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकते हो? बट यू नो, पैसा सब कुछ नहीं होता, स्पेशली व्हेन पीपल डाई। पर्सनल एग्जांपल देता हूं, हम लोग कुछ टाइम पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते थे, बहुत सारी वीडियो साइन कर रखी थी, पर फिर कुछ दुर्घटना में कुछ बच्चों की वहां पे मौत हो जाती है, तो फिर हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर दिया था। कुछ वीडियो शूट होके एडिट होके रख गए थे, पब्लिश ही नहीं किए कभी, बाकी के सारे वीडियो कैंसिल कर दिए, क्योंकि अगेन कुछ लोगों की जान चली गई थी वहां पे। मेरा देखो यही मानना है कि ऐसे केसेस में इवन इफ नो वन आस्क्स एंड यू डोंट टेक अ स्टैंड, इट लुक्स इनसेंसिटिव एंड इट फील्स इमोरल। इंग्लिश हो गई थोड़ी ज्यादा वैसे। कबीर का एक दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। यूपी की इटावा की एक घटना बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। एक कथावाचक का जब गांव वालों को पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव समुदाय से आते हैं, तो पकड़ा उनको, पैर छुपाया, मारा पीटा, सर मुड़वा दिया, बोला है कि भाई मूत्र का छिड़काव किया ताकि शुद्धिकरण हो जाए। बहुत इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया गया। यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो, बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। नाउ टू बैलेंस द स्केल, दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं नहीं, ये तो सज्जन दरअसल महिलाओं से बदसलूकी कर रहे थे, इसलिए ये सब किया। पर जो वीडियो वायरल हुई है, अगर देखोगे सुनोगे तो सच क्या है समझ में आ रहा है। फिर बाद में मामला जब तूल पकड़ा, अखिलेश यादव विक्टिम से मिले, बोला कि जातिवाद हुआ है यहाँ पे, वहां पे गांव में विरोध प्रदर्शन हो गया, लाठी वाठी चल गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। बेसिक न्यूज कवर्ड। यहां पे जो इशू है वो है जातिवाद, अंग्रेजी में कहते हैं कास्टिज्म। अब वो सही है गलत है उस पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, पर समाज में है। धर्म जितना नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, पर जाति के नाम पे जो भेदभाव है वो अभी भी समाज में है, और कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। इंटरनेट पे जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं वो अपने नंबर प्लेट पे अपनी जाति लिखा के घूमते हैं, और ये तो फिर भी बहुत उभर के बाहर आ गया, होता बहुत सटली है। कभी इस बात पे अगर आपको संशय हो तो गांव में जब जाना, अपना जानबूझ के एक हरिजन सरनेम बताना, फिर देखना कैसे सटली आपसे जो बर्ताव है चेंज हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा मूवी में रिप्रेजेंटेशन किया है, अगर आपने कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी हो तो इसमें वो सीन है एक,
जब सुल्तान रामाधीर से मिलने जाता है तो रामाधीर की वाइफ पीछे से बोलती है खाना लगा दें चीनी मिट्टी वाले बर्तन में। फिर पीछे से एक हल्का सा बैकग्राउंड स्कोर आता है कि अरे वो मुसलमान हैं अलग बर्तन में। दैट इज हाउ सटली डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके नेक्स्ट, थोड़ी विचलित कर देने वाली खबर है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। आज से 1 साल भी नहीं हुआ है कोलकाता के आरजी कर केस को। देश भर में आक्रोश था, हर शहर कस्बे में प्रोटेस्ट हुए, अपराधियों को सजा भी हुई, पर हालात कितने बदले। सेम सिटी सिमिलर केस। एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट का गार्ड रूम में ही बलात्कार होता है और जो पकड़े गए हैं वो वहां की तृणमूल पार्टी के ही स्टूडेंट लीडर्स हैं। अगेन इस केस में जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो डिटेल्स हैं वो बहुत सेंसिटिव है, ना मैं बता पाऊंगा ना आप सुन पाओगे। पर यहां पर कोलकाता टीएमसी का एग्जाम्पल लेके बाकी देश पे भी कॉमेंट किया जा सकता है कि कैसे आजकल क्राइम्स होते हैं, सामने आते हैं और समझ में आता है कि जो उसमें परपेट्रेटर्स हैं, जो पकड़े जाते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं। और हर बार ये देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर के लोग आपकी पार्टी में आ कैसे गए, और बाद में जब कोई घटना हो जाती है तो ना उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी लेती है कि उन्हें या तो निकाल दो या तो कुछ शर्म नहीं, ज्यादा होगा तो नेता अपने ही सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में निकल जाते हैं। अगली एक दुखद खबर मुंबई से, जहां पर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का मुंबई में निधन हो गया। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं बता रहे हैं कि उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। नाउ शेफाली जरीवाला, इफ यू डू नॉट नो, ये बिग बॉस में आई थी, पर उसके भी पहले ये कांटा लगा मैं फीचर की थी। कांटा लगा एक गाना है जो आज शायद नहीं पता हो, हमारे लिए मतलब ऐसा कोई शादी नहीं होगी उस टाइम पे जिसकी बारात में एक गाना ना बजाओ। चलो लाइक करो, अगली न्यूज पे आगे बढ़ते हैं। अरे करो यार, तुम बोलता हूं तुम करते नहीं हो, फिर बाद में मेरे को बोलते हो तो लाइक के लिए बोलता रहता है। बीपी की न्यूज बताते बताते मेरा बीपी बढ़ा देते हो यार तुम लोग। ओके नेक्स्ट न्यूज। इस हफ्ते यूएस ट्रैवल डिपार्टमेंट ने इंडिया ट्रैवल कर रहे नागरिकों के लिए लेवल 2 ट्रैवल एडवाइजरी इशू की। नाउ एक ट्रैवल एडवाइजरी, एज द नेम सजेस्ट, इज एन एडवाइजरी जो एक देश अपने नागरिकों को दूसरे देश में ट्रैवल करने के पहले देता है। जैसे हमारे लिए अगर आपको सऊदी जाना है तो दारू लेके नहीं जाना, यूएई जाना है तो शार्प ऑब्जेक्ट्स लेके मत जाना, अगर सुदान, मलावी जैसे अफ्रीकन देश जाने हैं तो रेबेल ग्रुप से सतर्क रहो, और पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान क्यों जाना है तुम्हें, अंजू हो तुम। अब जनरली यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रैवल एडवाइजरी को एक स्टैंडर्ड समझा जाता है। इसको इतनी टूल इसलिए दी जाती है क्योंकि एक तो सुपर पावर है, इकोनॉमिक सेंटर है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत आगे है। खैर, एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत जाते समय सावधानी बरती जाए क्योंकि वहां पे क्राइम और टेररिज्म काफी बढ़ गया है। साथ ही में महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और वेस्ट बंगाल समेत कुछ राज्यों को मेंशन किया गया और कहा कि यहां पे महिलाएं अकेले ट्रैवल ना करें क्योंकि रेप जैसे क्राइम्स भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये सुन के थोड़ा दर्द हुआ ना, शर्म आई, मुझे भी आई। पर जिस दिन ये न्यूज आई उसी दिन उदयपुर में एक फ्रेंच टूरिस्ट के साथ बलात्कार की खबर भी आ गई। देखो, जब भी कोई बाहर का देश अपने देश के बारे में बुरा बोलता है तो मन करता है वापस मुंह जवाब देने का। एंड आई कैन स्पीक अबाउट डेमोक्रेसी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और इवन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, लेकिन वुमेन सेफ्टी के बारे में किस मुंह से बोलें। पिछले हफ्ते ही की वो होटल वाले वीडियो तुम्हें याद होगी। हमारे यहाँ अगर मार्केट में चले जाओ, कभी किसी महिला मित्र से पूछना, लौंडे ऐसे देखते हैं जैसे कभी किसी ने लड़की नहीं देखी हो, इतने सेक्सुअली रिप्रेस्ड हैं। पर हाँ, जहां तक बात रही वायलेंस की, तो भाई अपनी एडवाइजरी की पुंगी बना लो, क्योंकि जहां हर साल खुद 50,000 मौतें गन वायलेंस से होती हैं, वो दूसरे देश को अनसेफ और वायलेंट बोलने अच्छा नहीं लगता यार। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इसी टॉपिक पे इस बार की फिक्सिंग न्यूज एपिसोड में हमने थोड़े डिटेल में बात की। आदमी जो रेप कर रहा है, यस, ठीक है, उसको हर तरीके से पता, उसको सोसाइटी में उसने बहुत सारे न्यूज़ देखी है, उसके जीवन में कोई भी महिला होगी, माँ बहन कोई तो होगी, उसने भी बता रखा होगा। मतलब जो आदमी रेप कर रहा है उसे ये नहीं लगता है कि रेप गलत नहीं है, उसे पता है रेप गलत है, उसके बाद भी कर देना या उसके बाद भी गोइंग थ्रू विद द एक्ट, I don't think it has got to do with education or it has got to do with sex education or any मतलब आई एम नॉट सेइंग सेक्स एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एंड अगर अब तुम कह रहे हो कि सबको ये नॉलेज मिली है, सबको मिली है, नहीं। जब निर्भया केस हुआ, जिसने किया था, जो उसमें इन्वॉल्व था, पूरा मतलब उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी हुई, उसने जैसे अपने घर में माहौल देखा है, वो उसने ऐसे ही देखा है कि औरत क्या है भाई, औरत को मारो पीटो, खाना बनाने का यही काम है उसका। बाय द वे, अगर आपको ये चर्चा पूरी सुननी है तो आप हमारे चैनल की छोटी सी सार्थक जनता पार्टी के एक मेंबर, एक कार्यकर्ता बन सकते हैं। और आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो चैनल के कुछ गहन मुद्दों पर डिस्कशन होगा, संडे शो का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, फिक्सिंग न्यूज और चैनल के और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव एपिसोड्स मिलेंगे। और हाँ, हर महीने हमारी एक लाइव मंत्रिमंडल की बैठक होती है जहां हम बैठकर देश के कुछ सीरियस मुद्दों पर कुछ अनसीरियस बातें करते हैं। सार्थक जनता पार्टी के मेंबर बनना चाहें,
संडे शो का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहें तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। चलो इसी भाई एक और ट्रैवल रिलेटेड न्यूज सुनो। तुम शहर छोड़ो, घर से बाहर नहीं निकलोगे। हमारी ईमान बिहार की शान तेज प्रताप यादव AKA तेजू भैया अब एक कमर्शियल पायलट बनने जा रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन प्रोसेस क्वालिफाई कर लिया है और अभी जल्दी इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। हाँ बिहारियों, तेजू भैया जमीन से जुड़े हैं और अब हवा में भी उड़े हैं। और ये तो फिर भी कमी रह गई कि पायलट ही बन पाए, सिर्फ सेना में नहीं गए, वरना सेना में जाते कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। भैया मैं बिल्कुल डाउट नहीं करता इस बात पे। आप जाते पाकिस्तान वाले खुद वंदे मातरम गाने लगते। आसिम मुनीर की खोपड़ी में लिट्टी फोड़ के आते आप। आई तेज प्रताप यादव जो बोल देता है ना, वो करके दिखाता है। बिल्कुल, ये हल्के में ले रहे थे। पर आप पर्सनली मत लेना, दिल के बुरे नहीं है। बोलता हूं तो एक बार में लाइक कर देते हैं। करते हो ना? अरे यार, अंगूठा देने से अंगूठा छाप नहीं बन जाओगे तुम लोग। तेजू भैया के सामने तो इज्जत रख लो मेरी। जिसने लाइक नहीं किया वो तेजू भैया के साथ प्लेन में बैठे। अगली खबर है दिल्ली से, जहां 1 तारीख से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। क्या? ये क्या बक रहे हो? सबके लिए नहीं है, तुम फिर बाद में बोलोगे पागल आदमी क्या बोल रहा हूं। फॉर सम सर्टेन गाड़ीज। CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बताया है कि 1 तारीख से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को रिफ्यूल नहीं किया जाएगा। मतलब मोदी राज में मनमोहन की नहीं चलेगी गाड़ी। ओह माय गॉड। और मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए खबर नहीं है। अगर आप कहीं बाहर भी रह रहे हो और आपकी गाड़ी पुरानी है तो उसको दिल्ली में रिफ्यूल नहीं किया जाएगा। पता है तुम खुराफाती ये सोच रहे होगे कि इन्हें कैसे पता चलेगा, मैं तो डलवा लूंगा। ऐसा नहीं है। ANPR यानी कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। कैमरा लगे होंगे पेट्रोल पंप पे, तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ लेंगे, साथ में विंडशील्ड पे गुजर। अच्छा, पिछले एपिसोड का जोक है, सॉरी। नंबर प्लेट पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से समझ जाएंगे गाड़ी कब खरीदी थी। सब कुछ ऑटोमेटिक है आजकल। इससे सीधा असर पड़ेगा दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पे, जिनमें से 41,000 तो बस 2 व्हीलर्स हैं। एंड पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस आइडिया, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाएगी। लोग छुपा छुपा के बॉटलों में ले जाने लगेंगे, और छुपा छुपा के बॉटल कैसे ले जानी है ये तो दिल्ली वाले जानते ही है। प्यारी समझ गई। ओके, अगली खबर है इंडियन रेलवे से। इन दिनों काफी ज्यादा बदलाव चल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कैसे उन्होंने तत्काल बुकिंग में एजेंट्स का पत्ता काट दिया था। अब काफी टाइम बाद रेलवेज अपने फेयर्स में बढ़ोतरी करने जा रही है। 1 तारीख से नए फेयर चार्जेस लागू हो जाएंगे, जो होंगे कि अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 पैसा पर किलोमीटर, अगर आप AC क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 पैसा पर किलोमीटर, और 500 किलोमीटर तक जनरल सेकंड क्लास कैटेगरी के लिए कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। उसके बाद उनको भी आधा पैसा पर किलोमीटर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं, मान लो आप 500 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो स्लीपर में, तो 1 पैसा पर किलोमीटर यानी कि आपके टिकट पे आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वहीं आप AC में ट्रैवल कर रहे हो तो 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लिख लो। अब इस न्यूज के 2 पहलू हैं। पहली बात तो अच्छा है ये है कि इन्होंने जो सेकंड क्लास कैटेगरी है, यानी जो जनरल में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए रेट उतने नहीं बढ़ाए। 500 किलोमीटर तक उनको एग्जेम्प्ट ही रखा है। हो सकता है आपको 4-5 रुपए या फिर लंबी जर्नी में 9-10 रुपए आपको ज्यादा ना लगते हो, पर बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बहुत ज्यादा उनके लिए इफेक्ट कर जाता है। दूसरा ये कि इंडिविजुअल लेवल पर फिर भी 5 रुपए 6 रुपए शायद उतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता हो, बट अगर आप उसको मैक्रो लेवल पे देखोगे तो सालाना रेलवे को हजारों करोड़ों का मुनाफा और होगा। अगली खबर काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, बड़े शहरों में ना लोगों का सपना होता है कि एक घर लेना है। इन माई ओन एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से इंडियन सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में 2 स्टेटस सिंबल होते हैं, गाड़ी, घर। अगर आपने गाड़ी ले ली तो इट सीम्स लाइक यू हैव अराइव्ड, घर ले लिया तो यू आर एस्टैब्लिश्ड। ये मानते हैं लोग बस। अब घर लेना तो सबको है, पर घर लेना कितना मुश्किल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड और अर्बन इनकम्स का एक डेटा एनालाइज किया, और भारत के अलग अलग राज्यों की जो कैपिटल्स हैं, राजधानी है, उनमें हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पे एक रिपोर्ट पब्लिश की। कौन से शहर में घर लेना कितना महंगा पड़ता है। कितना बड़ा घर? ऑन एन एवरेज 1200 स्क्वायर फीट माना। 1200 स्क्वायर फीट तुम समझ लो ऐसे एक क्रिकेट पिच का दुगना। स्टेट कैपिटल एक एवरेज साइज घर, और फिर माना कि जो शहर के टॉप 5% लोग हैं उनको कितना समय लगेगा एक घर खरीदने में। उसके लिए भी मान के चला कि अगर एक व्यक्ति मान लो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, उसमें से भी 30,000 रुपया बचा ले रहा है। कितने लोगों की सैलरी नहीं होती इतनी जितना आप बचा लोगे। फिर भी आपको चंडीगढ़ में लगभग 15 साल, दिल्ली में 35, बेंगलोर में 36, गुड़गांव में 64 और मुंबई जैसे शहर में शताब्दी लग जाएगी पूरी एक घर खरीदने में।
एंड अगेन दिस इज जस्ट द टॉप 5%। मतलब ये वो लोग हैं जो उम्मीद भी शायद लगा सकते हैं, बाकी के 95% अगर EMI के भरोसे और बैंक के चंगुल में ना फंसे तो महंगाई का आलम ये है कि वो घर खरीदने का सोच भी नहीं सकते। ये रियलिटी है। चलो ज्यादा पैसे लेने से ज्यादा पैसे देने की बात करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। दरअसल भारतीय सरकार कुछ रीजनल और क्लासिकल लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया इनको प्रमोट करने के लिए कुछ फंड्स देती है, जिनको अल्टीमेटली यूनिवर्सिटीज में सिखाने के लिए स्पेशल कोर्सेज, स्कॉलरशिप्स इनमें यूज किया जाता है। अब रिपोर्ट सामने आई है जिसने बताया है कि 2024 से लेके 2025 तक सरकार ने संस्कृत के प्रमोशन के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो बाकी 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस मेनली मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु एंड उड़िया इनसे 17 गुना ज्यादा है कंबाइंड। डिफरेंस इतना है कि संस्कृत को सालाना 230 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए, बाकी भाषाओं को 13 करोड़। तुम्हें पता ही, अब संस्कृत पे सरकार का फोकस कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, कुछ तुम्हें पता ही है। ऐसे ऑब्वियस रीजन तो ये है कि फॉरेन में देखो अब कोडिंग भी संस्कृत में हो रही है, तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें नहीं पता, भूल गए ना तुम 8th क्लास की पठामी पठावा पठामा पढ़ती पट्ट पटंती। अबे फर्स्ट आया था, प्लेट मिली थी। ओके, नेक्स्ट टू आर एजुकेशन रिलेटेड न्यूज। पहली फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट। देखो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पर उसमें से कुछ चंद ही ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू क्लियर करके एक अफसर बनते हैं। ज्यादातर क्लियर नहीं कर पाते, वो एकेडमिक नॉलेज लेके रह जाते हैं। और उन्हीं बच्चों को केटर करने के लिए सरकार एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लाने जा रही है, जिससे उन बच्चों की सहायता होगी जो पढ़े लिखे, एग्जाम तो क्लियर करे पर लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। एक ऐप को रीब्रांड किया गया है, पहले होती थी पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, उसी को रीब्रांड करके बनाया गया है अब प्रतिभा सेतु, जिसमें बड़ी बड़ी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक आईडी बनाई जाएगी और उनको उन बच्चों का डेटा दिया जाएगा जो यूपीएससी के रिटन एग्जाम्स तो क्लियर कर गए पर आगे जाके इंटरव्यू के बाद अफसर नहीं बन पाए, बट हाँ उनके पास पोटेंशियल है, दे नो दैट नॉलेज। मतलब बेसिकली बुरा मत मानना ORN वालों, फर्स्ट कॉपी, सॉरी, गजब बेइज्जती है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, जिन्होंने बताया है कि 2026 से 10th क्लास के बच्चों के 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे, एक जो मैंडेटरी होगा, दूसरा ऑप्शनल, बच्चा देना चाहे तो दे सकता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। फायदा तो यही है कि ऑब्वियसली हमारे टाइम में जितना प्रेशर होता था परफॉर्म करने का, ग्रेड्स लाने का, उसके बेसिस पे कॉलेज मिलने का, अब वो CUET आने के बाद थोड़ा तो कम हो गया है, बाकी बच्चों पे प्रेशर थोड़ा और कम हो जाएगा। हाउएवर इसमें एक प्रॉब्लम भी है जो टीचर्स ने गिनाई। उन्होंने बताया कि इसमें एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम ही है कि अगर आप 6 महीने के भीतर 2 बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करने लगोगे तो बहुत सारे लॉजिस्टिकल इश्यूज आएंगे कि भाई कब बच्चे उसमें पढ़ाई करेंगे एक एग्जाम की, कब एक इंटरनल देंगे, फिर एक्सटर्नल, फिर दूसरे का इंटरनल, फिर दूसरे का एक्सटर्नल, तो बस एग्जाम देने में रह जाएंगे। टीचर्स भी बोल रहे हैं कि भाई हम कब इन्विजिलेट करेंगे, कब कॉपी चेक करेंगे और कब पढ़ाएंगे। बट इंटरेस्टिंगली पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि एग्जाम के नाम पे टीचर्स के पसीने छूट रहे हैं। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अगली खबर हमारे पार्लियामेंट से। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर हमारी यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास करके आपातकाल के विद्रोहियों के शौर्य और त्याग को श्रद्धांजलि दी। भाई क्या इतनी भारी हिंदी लिख रहे हो, ये इंग्लिश मीडियम वाले दब के मर जाएंगे। अब हम जब तक सुनते रहते हैं कि इमरजेंसी का टाइम ऐसा था, वैसा था, आपातकाल लग गया, हमारे राइट छिन गए, काला अध्याय था, पर सुनते ही हैं क्योंकि 50 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे हम में से कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में एक्टिव ही नहीं थे और ज्यादातर दुनिया में एक्टिव नहीं थे। इनफैक्ट ये इतनी पुरानी बात है कि बीजेपी जो आज आपातकाल की श्रद्धांजलि दे रही है, उनका खुद का जन्म नहीं हुआ था। बट मार्किंग 50 years, I think it's a good time to talk about emergency। आपातकाल क्या था, कब आया, क्यों आया, और गोरों के 200 साल राज के बाद इसे काला अध्याय क्यों कहते हैं। एंड दैट्स समथिंग वील सी इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। आंधी 1975, किस्सा कुर्सी का 1978, हजारों ख्वाहिशें 2003, इंदू सरकार 2017 और हाल ही में बाय द सेम नेम इमरजेंसी इन 2025। ये कुछ ऐसी मूवीज थी जो इमरजेंसी के बैकड्रॉप पे बनी, पर अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अपन लोग रिव्यू देते हैं। आर्टिकल 352 के अंदर एक प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब डिक्लेयर कर सकता है जब किसी देश को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो, मेनली ड्यू टू अ वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और अ रिबेलियन। अब 1965 में, 1971 में जब चाइना और पाकिस्तान से वॉर हुआ तब भी इमरजेंसी लगी थी, लेकिन 1975 में ऐसा कुछ भी नहीं था।
ये स्टार्ट होती है 2 साल पहले 1973 में, द फेमस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। दरअसल केरला के केशवानंद जी ने इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाए गए कुछ रिफॉर्म्स को चैलेंज किया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड करके उनकी जमीन छीनी जा रही थी बेसिकली सरकार द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद जी का साथ दिया था और कहा था कि हाँ, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी है, तुम चेंज वेंज कर सकते हो, पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसी फंडामेंटल वैल्यूज को अमेंड नहीं किया जा सकता, इग्नोर किया जा सकता है। सफेद कपड़ा। अरे आप ही की टीम में हूं मालिक। इसी को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये कॉलेजियम वाले मसले में भी आता है मामला, ये वीडियो चेक कर सकते हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये जजमेंट 13 जजेस की बेंच ने दिया था, जिसमें से 6 ने इंदिरा गांधी की सरकार को सपोर्ट किया था, जिनमें से एक थे एएन रे साहब। इनको आगे जाके इंदिरा गांधी ने चीफ जस्टिस बनाया और तब कहा गया था कि भैया ये तो फेवरेटिज्म है। नाउ कट टू जून 1975, जब इलेक्शन मेल प्रैक्टिसेस के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी को इलेक्शन कंटेस्ट करने से डिस्क्वालीफाई कर देती है। आज के टाइम पे तुम सुन के भेजा फट जाएगा तुम्हारा कि प्राइम मिनिस्टर को हाई कोर्ट इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। क्या बात कर रहे हो मालिक, यार तुम भी यार, हुआ था उस टाइम पे। पर ना सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाई करता है, कहते 6 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ पाओगे आप। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां अपने आदमी बैठे थे, उन्होंने इस पे पार्शियल स्टे लगा दिया और वहां भी समझौता हुआ। समझौता कुछ ऐसा कि इंदिरा गांधी पीएम तो बनी रह सकती थी, पर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कर सकती थी। दिस वाज लाइक टूथलेस टाइगर और टाइग्रेस। अच्छा, वहां दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी को चलते पूरे देश में हो रहे थे स्टूडेंट प्रोटेस्ट। जेएनयू तब से ही मक्कार है। तो ये सब जब आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा तो 25 जून 1975 को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद से कह के इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कह के इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी। अच्छा, यहां पे ना एक चीज थोड़ी समझ के चलो कि दिस वाज अ फेयरली यंग कंट्री। अभी आजादी के बस 25 और साल हुए थे। इंदिरा गांधी 4थी या 5वीं ही प्राइम मिनिस्टर थी और इंदिरा गांधी उस टाइम की सबसे पावरफुल लीडर थी। कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मतलब टोरा जो देख रहे हो ना तुम आज मोदी जी का, उस टाइम पे। और इंदिरा गांधी का भी अपना कैरेक्टर आर्क है। जब नेहरू की बेटी हुआ करती थी तब उन्हें कहते थे गूंगी गुड़िया है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं करती। जब पावर में आई तो सीधी इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी का मास्टरमाइंड माना गया था इन भाई साहब को, इंदिरा के बेटे, राजीव के भाई, राहुल के चाचू संजय गांधी। तेजू भैया की तरह ये भी पायलट थे। अब इसे हुआ क्या कि जब इंदिरा गांधी की पावर रिसीड कर रही थी तो एक तीर दो निशाने बोल दिया गया कि भाई ओह शिट। अब जैसे ये लाइट गई ना, ऐसे तब इन्होंने मीडिया वालों की लाइट काट दी थी, बट वील गेट टू दैट इन अ बिट। अब जब इंदिरा गांधी की पावर रिसीड कर रही थी तो इमरजेंसी लगाने से पावर ही हुआ कि एक तीर से दो निशाने, जुडिशरी कैप्चर हो गई और ऑपोजिशन लीडर को बोल दिया कि भैया जयप्रकाश नारायण वगैरह विद्रोह कर रहे थे, इनको उठा के सीधा जेल में डाला। थोड़े नेता संसद में, बाकी तिहाड़ में। थोड़ा सिविक्स पे आते हैं। लेजिस्लेचर जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है, उसने जुडिशरी और मीडिया भी रख लिया अंदर। बेसिकली आर्टिकल 358 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट की बात करता है, उसको सरकार स्थगित कर देती है। और जो केशवानंद भारती केस में हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, आर्टिकल 359 उसको सस्पेंड कर देता है। तो यहां मीडिया गई, वहां जुडिशरी गई। कभी अपने दादा नाना से पूछना, उस टाइम पे मतलब बिना वारंट के लोगों को अरेस्ट कर देते थे। 2-3 लोग साथ में देखे उठा के जेल के अंदर। जेपी नारायण, LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता थे जिनको मीसा एक्ट लगा के जेल के अंदर डाल दिया था। आज उसको UAPA कहते हैं। मतलब क्रिटिसिज्म ना होने देना, मीडिया पर दबाव बनाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, पूंजीपतियों से मीडिया हाउसेस खरीदवा लेना, ये उस टाइम पे होता था। कहाँ खो जाते हो यार तुम, तब की बात कर रहा हूं। मीडिया के मामले में तो यहां तक हो गया था कि फॉरेन वाले जो थे BBC उनसे बोलते हमारे हिसाब से चलो वरना देश छोड़ो। अपने वालों की बिजली ही काट दी कि साले अगर प्रिंटिंग प्रेस चलेगी नहीं तो छापोगे कैसे। और कनेक्शन सिर्फ बिजली के नहीं काटे, वहां संजय गांधी ने आदमी नसबंदी भी हुई थी बहुत। काटो। तो इसको ऐसे समझो जैसे ये है डेमोक्रेसी, ये है डिक्टेटरशिप और ये है इमरजेंसी। अब सोचो अगर आप एक पावर हंगरी पॉलिटिशियन हो, आपके लिए क्या स्वीट स्पॉट है ये। ऑपोजिशन जेल में, मीडिया जुडिशरी जेब में, जनता का कोई राइट नहीं, किसी से आपकी कोई फाइट नहीं। ये तो राइम कर गया। जब सब कुछ कंट्रोल में कर लिया था तब इंदिरा गांधी ने लगे हाथों अपना इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन भी रिवोक करा दिया था और भी अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर दिए। यही था वो इमरजेंसी का काल। इसी दौरान हुए थे बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जहां पे अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स बन के उभरे। इसी टाइम पे आडवाणी जी ने मीडिया के बारे में बड़े फेमसली कहा था, दे वर आस्क्ड टू बेंड, दे चोज टू क्रॉल, नाउ दे आर लिकिंग।
आई एम सॉरी बाबू। ये सब पूरा 21 महीने चला था। 1977 में एक बार फिर से चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हारी थी। जनता पार्टी जीत गई थी, जो आज के टाइम की भारतीय जनता पार्टी है। फिर जो नई सरकार आई थी उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट को इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसका मिसयूज इंदिरा गांधी ने किया था, उसको उन्होंने चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। टेक्निकली इमरजेंसी आज भी लग सकती है, पर उसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस इज नाउ, एक तो मुझे अपनी न्यूट्रलिटी बनाई रखनी है, बीजेपी से 8 लाख चाहिए मुझे। दूसरा, डेमोक्रेसी की वैल्यू समझना और ये कि पावर स्टेट कितनी आसानी से उसे छीन सकता है। जुडिशरी और मीडिया का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। एक डेमोक्रेसी में जितना पावर सेंट्रलाइज होगा, जनता उतना ही रिस्क पे चली जाती है। इनफैक्ट जब मोदी काल में ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, मीडिया का हाल तो आपको पता ही है ना, जुडिशरी से जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जब अपोजिशन लीडर को जेल किया जाने लगता है, जब डिसेंट को ऐसे कर्ब किया जाने लगता है, जब ट्वीट करने पे कार्रवाई हो जाती है, तब लोग कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। नाउ यू नो। अब तो मैं दूसरी खबर बताता हूं, शायद कॉन्टेक्स्ट मिले। अमेरिका ने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में रखा है और मीडिया के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। प्रथा अनुसार हर हफ्ते हम अखबार पढ़ते हैं और उसमें से कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स मिलते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। 2 इस हफ्ते बताऊंगा विच टू मी पर्सनली शोज द पावर ऑफ डेटा, कि अगर आपके पास किसी चीज का, किसी एक इशू का डेटा है तो आप उसको समझ के कैसी छोटी छोटे उसके नुआंसेस समझ सकते हो, जिससे मे बी बेटर पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ टाइम पहले TFR के बारे में बात की थी, फर्टिलिटी रेट इंडिया में कम हो रहा है, 2 के नीचे चला गया है। अब उसी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है जो बताता है कि इंडिया में दरअसल पॉपुलेशन कम हो क्यों रही है। आजकल के जो नवेले दंपत्ति हैं वो बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे उतने। 2-3 ऑब्वियस फैक्टर। एक तो 40% ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, उनको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चा करेंगे, फिर पढ़ाई का खर्चा, खाने पीने का, बाकी सारे, उतना पैसा नहीं है हमारे पास। 60% ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके पास मेडिकल एक्सेस नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी नहीं है। बट व्हेन यू मैप द डेटा यू गेट द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक, और वो ये क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा है, जो टीनेज प्रेगनेंसीज होती हैं, मतलब पहले चाइल्ड मैरिज होती थी तो कई सारी ऐसी महिलाएं थी जो टीनेज में ही मां बन जाती थी, पर जैसे जैसे सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ा है तो जो टीनेज प्रेगनेंसीज हैं वो बहुत कम हो गई हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द ओवरऑल फर्टिलिटी रेट। अगली आती है देशवासियों की हेल्थ को लेकर। जो पाचन तंत्र रिलेटेड डिजीजेस होती हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, उसमें से भी स्पेसिफिक जो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हिंदी में जिसको कलेजा कहते हैं ना। अब उस डेटा को जब मैप किया गया तो पता चला कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में लिवर डिजीजेस का रेट बहुत ज्यादा है। तो अब औरतों में फिर भी 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मिडिल एज्ड मैन है उनमें ज्यादा है ये प्रॉब्लम। और जब आप एरिया वाइज मैप करोगे तो देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें ये नंबर बहुत ज्यादा है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां डबल डिजिट में प्रॉब्लम आ रही है। और वो क्यों? क्योंकि लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं नॉनवेज खाने से, मीट खाने से। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो है जहां पे दारू और मीट बहुत ज्यादा एक साथ कंज्यूम किया जाता है, एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द ओवरऑल लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, एंड दैट इज समथिंग यू लर्न व्हेन यू मैप द डेटा, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस हफ्ते ये वीडियो बहुत वायरल रही। थोड़ी ग्राफिक है तो थोड़ा कवर करके रखना पड़ेगा। दरअसल हुआ क्या कि दिल्ली से भोपाल जा रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे बीजेपी के MLA राजीव सिंह। अब इन्होंने क्या किया, उसी में को पैसेंजर से बोला कि भाई हमारी सीट एक्सचेंज कर लो। ये राजकिशोर नाम के व्यक्ति, इन्होंने बोला कि नहीं हम सीट एक्सचेंज नहीं करेंगे। दोनों में हो गई बहस और इससे हो गया MLA साहब का ईगो हर्ट। उन्होंने लगाया फोन और फिर झांसी स्टेशन पे 10-15 गुंडे चढ़े और फिर गुंडों ने राजकिशोर साहब का वही किया जो श्री 420 में मायाराम के गुंडों ने राज कपूर साहब का किया था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? वंदे भारत ट्रेन में कैमरा लगे होते हैं मालिक, इतना तो पता लगाना था। और मजे की बात ये कि जब वीडियो वायरल हो गई तो इन्होंने विक्टिम पर ही बदतमीजी और मेंटल हैरेसमेंट की कंप्लेन कर दी। हाँ ये भी ठीक है। बेसिकली इसको मार मार के मेरी मुट्ठी दर्द हो गई माय लॉर्ड। और जब ये केस नेशनल लेवल पे तूल पकड़ा कि भाई नेता है, आम आदमी के साथ ऐसा कर रहा है, तो बीजेपी ने वही किया जो हर बार वो अपने एक नेता की लाइन क्रॉस करने पर करते हैं। कुछ नहीं, मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। एक शो कॉज नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगा है। इस देश में जनता इतनी है नहीं जितना उसको समझा जाता है। मतलब भाई वीडियो सामने है, आई विटनेसेस हैं, एक्शन लो, शो कॉज नोटिस देके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या बोलेगा वो? सॉरी शक्तिमान,
बीते संडे बनाया गया इंटरनेशनल योगा डे और उसी उपलक्ष्य में देश में कई शहरों में मास योगा सेशंस हुए। मैंने भी किया, सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक लेटासन। अरे मुश्किल होता है, तुम्हें क्या पता भाई, कभी कभी कमर अकड़ जाती है ऐसे। अब इसी बीच वाइजैक से ये वीडियो वायरल हुई। आई आई शाबाश, आई शाबाश। योगा में अध्यात्म सीखने के बाद लोग योगा मैट ही चुरा के ले जाने लगे और एक नहीं दो नहीं पूरा बंडल डेडलिफ्ट उठा के रनिंग कर रहे थे। असली एक्सरसाइज तो ये हो रही है। देखो चोरी भी ना एक पॉइंट पे समझ में आनी चाहिए। लोग ट्रेन से वो चादर और कंबल चुरा लेते हैं, ठीक है, घर पे यूज करते होंगे। योगा मैट का तुम क्या करोगे? आता होगा तो घर पे ऑलरेडी होगा, और सीखना है तो एक ही काफी है। इसमें कौन सी रोटियां बेलोगे तुम घर पे? तो अच्छा, अगली न्यूज के पहले एक सवाल, आपको कोई आई प्रॉब्लम है क्या? रेडनेस, ड्राइनेस, इरिटेशन? नहीं? आंख मार के दिखाओ एक बार। नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। बड़ा इंटरेस्टिंग आई केयर रूटीन वायरल हो रहा है आजकल। यूरिन आई वॉश। स्टेप 1, कलेक्ट योर मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होता है? चेनाब नदी है वो, क्या है मिड स्ट्रीम? क्या मतलब? धार को डाइसेक्ट कर लूं मैं, क्या चाह रही हो? द फर्स्ट यूरिन ऑफ द मॉर्निंग। ये करूं मैं सुबह सुबह सो के उठ के हैं। आई एम फैन ऑफ द फैक्ट, जब बोलते हैं ना कि मूत है, लेकिन उसमें भी आपको दिन की पहली प्योरिटी मैटर्स नहीं। एंड ऑलमोस्ट नो कलर, नो ओडर एंड नो टेस्ट। मतलब हम सूंघ ना पाए, इन्होंने चख के भी देख लिया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी उठा लिया, पूरी क्वालिटी टेस्ट हो रही है। दिन की पहली होनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए। इतना क्वालिटी चेक बिस्लरी वाले पागल हो जाए। स्टेप 2, प्लेस योर आईज ओवर द कप्स एंड स्टार्ट ब्लिंकिंग। मूव योर आईज अराउंड एज मच एज पॉसिबल। इनफैक्ट आई वांट टू शट देम। आहा, कितने साफ कपड़े से बिल्कुल तौलिए से, मतलब अनहाइजीनिक ना हो जाए मामला। नहीं तो इसके बाद हाथ धोने होते हैं क्या मैडम? Allowing the warmth of your hands to transfer to your eyelids. इंग्लिश में कुछ भी बोलो, कैसे नहीं व्हाइट वॉश नहीं हो जाती चीज थोड़ी। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, ये सॉल्यूशन है कि सुलोचन है? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आर वी बिकमिंग सो मूथ ऑब्सेस्ड भाई। कोई सिप सिप करके पी रहा है, कोई डिप डिप करके। अगली खबर मुंबई से। हाल ही में लग्जरी ब्रांड प्राडा ने अपनी समर 2026 कलेक्शन लॉन्च की। खैर बवाल तब हुआ जब प्रोडक्ट्स में एक कोल्हापुरी स्टाइल दिखने वाली चप्पल थी, जिसकी कीमत प्राडा ने रखी 1.25 लाख रुपए। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे काफी बवाल हुआ। फ्रॉम कॉलिंग योगा मिस्टिकल नॉनसेंस टू वाइट वॉशिंग इट टू ओवरप्राइज्ड वेस्टर्न योगा थेरेपी, एंड नाउ प्राडा's लेटेस्ट गिमिक, कोल्हापुरी चप्पल्स रीब्रांडेड एज लग्जरी सैंडल्स। देसी चीजों को विदेशी ठप्पा लगाकर देसियों को ही बेचा जा रहा है वापस। एंड देखो कोई नई बात नहीं है, एक बड़ा ब्रांड जो लोकल आर्टिजन्स की क्राफ्ट को चुराकर उसको अपने स्टैंप के अंदर लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरह बेच रहा है। हमने बहुत होते देखा है ये ऑलरेडी। कभी हवाई चप्पल बेच देते हैं, कभी वो बस स्टैंड का थैला बेच देते हैं लाखों में। और इन चीजों को खरीदने से अमीर आदमी को वो मिलती है, वो पैसा खर्च करने की चुल। पर भाई 700 की चीज 1.25 लाख रुपए में। अगर मेरे पापा ने देख लिया ना कि जिसको पहन के वो फटफटिया पे घूमते हैं वो फटफटिया से महंगी बिक रही है, इसी चप्पल से मारेंगे। ये अमीर लोग ना पहले गरीबों को धुतकार देते हैं, फिर उन्हीं की चीज को रोमांटिसाइज करके अमीर बन के खरीदते हैं। पागल हो तुम लोग? पान मसाले वाली जैकेट, ये बाथरूम की चप्पल, ये कोल्हापुरी। अरे मैं बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब एक लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च होगा। इको प्योर केक्स, हैंडक्राफ्टेड, मिनिमलिस्ट, एलिगेंट, सन ड्राइड, organic cakes with rustic fire, the true scent of mother nature। और बेच क्या रहे? कंडे उपले। और अब देखते हैं हफ्ते की सबसे अतरंगी खबरें इन द नेक्स्ट सेगमेंट। देखो, एक था डॉन जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी। एक ये है लेडी डॉन, इनको 11 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। चेन्नई की रैनी को एक लड़के से प्यार हो गया, वो भी एक तरफा। और फिर जब उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली तो लड़की का दिल टूट गया और इसने बदले की प्लानिंग बनाई। क्या किया? डार्क वेब पर गई, लड़की के नाम से एक फेक मेल आईडी बनाई और इस मेल आईडी से 11 अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, यहां तक कि क्रिकेट स्टेडियम।
मेल का बदला मेल से लिया। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है का क्या मतलब भाई? एंड यू नो दिस इज द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ उसके लिए सीओडी पर सामान ऑर्डर कर दिया। भाई सबसे खतरनाक बात यह कि एक तरफा प्यार था, तब इसने धमाके की धमकी दी। अगर टू साइडेड होता तो? किससे पूछ रहे हो? इन लोगों से। मतलब एक क्वालिफाइड पर्सनालिटी होती है बताने के लिए जो कुछ। तो अब लड़की नहीं है ना अपने। एक तो बोल रहे हैं लड़की के खिलाफ, अगर बोल दिए तो भाई क्या पता हम ऑफिस से ही बाहर ना निकल पाए, तो डर तो लग रहा है थोड़ा। नहीं कोई नहीं है, तुम्हें ऑफिस के बाहर तो तुम्हें वैसे भी नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें सड़क पे ही नहीं निकलना चाहिए क्योंकि फिर दूसरों को डर लगता है। वर्क फ्रॉम होम दे दो। नहीं। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग, यूपी के रामपुर से शकील भाई साहब ने अपने 15 साल के बेटे का निकाह एक कन्या के साथ तय कर दिया। होल्ड ऑन, इट गेट्स बेटर। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों पहले वो कन्या भाग गई अपने होने वाले पति के पापा के साथ। राजा जी। हाँ भाई, ये अपने होने वाले बेटे की बहू भगा ले गया। फादर इन लॉ बनने चला था, डैडी बन गया। बीना एंड बाऊजी फ्रॉम मिर्जापुर। अबे शकील भाई साहब ऑलरेडी 6 बच्चों के बाप थे और उनमें से एक बच्चे के बच्ची के साथ जब ये इश्क मुश्क कर रहे थे तो इनकी बेगम ने उस पर ऐतराज जताया, तो इन्होंने अपनी बेगम पीट दी। भाई आलोकनाथ के रोल में शक्ति कपूर। मैं तो ये सोच रहा हूँ पुलिस वाले क्या कंफ्यूज हुए होंगे शकील भाई साहब पे धारा कौन सी लगाई जाए, है अडल्ट्री, डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड मैरिज। ऐसे ही बेतुकी खबर आई बिहार के जामुई से, जहां पर एक महिला भाग के शादी कर लेती है अपने ही भतीजे के साथ। सचिन कुमार दुबे। ये सचिन, तुम भी अच्छी कवर ड्राइव खेले हो। अब शादी हो गई, इसी तो बहुत हो रही है। हाँ खुश तो है। कब भागे थे? वो भागे नहीं थे पहले। भाई इसको ऐसे देख के लग रहा है ये भूल गया होगा बाद में कि हाँ करी तो थी, हो तो गया था। शादी से खुश हैं? हाँ। कोई दबाव? कोई दबाव नहीं। इनके हस्बैंड से भी कभी बात? हस्बैंड क्या उसका खुद का चाचा है बे? हम नहीं जानते हैं, कोई कांटेक्ट उससे नहीं था। साला हो क्या रहा है? सास दामाद के साथ भाग जा रही है, ससुर बहू भगा ले जा रहा है, चाची भतीजे के साथ भाग जा रही है, घर वाले से चल नहीं रही, घर वालों के साथ दौड़ लगाई जा रही है। ये भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। अच्छा पिछले संडे शो देखा था? नहीं देखा तो जाके देख लेना। एक न्यूज थी कि लड़के के नीट एग्जाम क्रैक करने पे पिताजी ने पूरे गांव को आइटम डांस दिखाया था। अब ऐसी ही न्यूज आई ताइवान से, जहां पे हाई स्कूल पास करने पर माताजी ने पोल डांस करवाया। किया नहीं, करवाया। बताना पड़ता है भाई इन लोग को। और ये सोचो ये स्कूल पास करने पे हुआ है, कॉलेज अगर पास कर देता वो तो अपना एप्स्टीन आइलैंड गिफ्ट कर देती इसकी अम्मा। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। चलिए इस हफ्ते के अब कुछ मीम्स रिव्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट आप लोग में से बहुत लोग बोलते हो कि भैया पॉलिटिकल मीम्स ज्यादा लिया करो, एंड उसको ना हम लोग जानबूझ के नहीं लेते यार। इतनी ज्यादा पॉलिटिकल मीम्स, हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं यार। जो बाकी चीजें हो रही हैं, जो मार्केट से आ रही हैं, जो सड़कों से जो कहानियां आ रही हैं, वो वाले जो मीम्स हैं जो आपकी टाइमलाइन तक पहुंचते हैं, रैंडम वही उठाते हैं। कहीं कोई सेट पैरामीटर नहीं रहता हम लोग का। तो ऐसे ही रैंडम मीम्स उठा के रिव्यू करते हुए लेट्स गो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सनरूफ तो देखने को मिलेगी, ये देखो 1 टच डाउन में पीछे चल जाती है, और जैसे ही आप गाड़ी को, जैसे ही इसको सनरूफ को बंद करेंगे, ये आपको एंटी पिंच मिलती है। Volkswagen, das Auto। आओ, कभी फंसा है तुम्हारे गेट के बीच में हाथ? गाड़ी नहीं है। हम लोगों ने गरीबी देखी है। बाइक तो है ना, उसकी चेन में एक बार उंगली डाल के देखो जरा। ये भगवान क्या जुल्म है। द साइलेंट टेल्स द पेन। 2 दर्द वाले एक्सपीरियंस है जो मैं बता सकता हूँ। एक तो जब चलते चलते बिल्कुल छिगली उगली जो लग जाती है किसी पे, वो देख के, और जब वो तो बस इशारों में मैंने जिसको समझना था समझ गया। ऐसे करते तो पानी निकलता, उसमें फंस जाता सबका। अरे ऐसे करने वाला होता। खड़े होके दिखा भी रहा है। इनके लिए हम बचा रहे हैं पेड़, पानी, ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। जिसने भी पूछा उसको 21 तोपों की सलामी। रियल सीन क्या हुआ बताना, गलत मत बताना, रियल सीन बताना। ठीक है बताओ। हाँ बताओ। पहले जो कैप्टन ऑपरेट करने वाले थे ये फ्लाइट, उनका फटीग हो गया तो वो फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्या फट गया? ये अडल्ट कॉन्वर्सेशन से आगे निकलेगा ये सेगमेंट अभी इस बार। गुड क्वेश्चन। ऐसे लोग कब से फ्लाइट में जाने लगे? वे ऐसे ही लोग जा रहे हैं आजकल। तुम बैठ ही नहीं हो गया फ्लाइट में। Everyone's praising शुभांशु शुक्ला for his achievement. Yes, Axiom 4 में ये ISS गए हुए हैं।
बट व्हाट अबाउट हिम? संजय कुमार टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। संजय कुमार टाइम ट्रेवल, ये अंडररेटेड साइंटिस्ट है ये मतलब ये क्या बनियान में बैठ के ये वॉकी टॉकी लेके। संजय कुमार टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। BCCI ruined his career. संजय sacrifices are underrated. संजय कुमार is greater than Tesla. पूरे देश में खुशी का माहौल है। अमिताभ बच्चन साइबर फ्रॉड कॉलर ट्यून टू बी रिमूव्ड। इतना दिमाग खराब करती थी ना वो अमिताभ बच्चन की आवाज, भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें। साला बात करनी मुझे आदमी से 5 सेकंड की, 15 सेकंड तक अमिताभ बच्चन से बात कर रहा हूं उसके पहले मैं। क्यों, किस लिए, कैसे? इतना अजीब लगता था कि साइबर फ्रॉडों से बचे हैं। वो आपको फोन लगा के पूछेंगे ये वो, उतने में दोस्त फोन उठा के 500 रुपए उधार मांग लेता था। रेखा जी को छोड़ के पूरा इंडिया खुश होगा आज। रेखा जी अपने ही दूसरे नंबर पे फोन लगा देती होंगी कि बस तुम बचते रहो, हमें कॉलर ट्यून सुननी है। कुछ नहीं, बस गांव में 9 बजे तक सो गया। दोपहर हो गया, अभी तक सो ही रहे हैं आप। हमको तो डर लग गया, बहुत देर से दरवाजा पीट रहे थे। 6 बजे पूरा गांव उठ के बैठ जाएगा, 9 बजे दोपहर ही लगेगा। 8 बजे सो जाते हैं ये लोग, 6 बजे नहीं 4 बजे उठ जाते हैं आंगन धोने। 9 बजे दूसरी नींद का टाइम हो जाता है। उनका क्लॉक उस हिसाब से चलता है ना, रोशनी के हिसाब। और तुम गांव में जब जाओगे 10 बजे तुमको खुद नींद आ जाती है। मैं वैसे 2-2 बजे सोता हूँ जब गाँव में जाता हूँ। 7 बजे उनका पैकअप शुरू हो जाता है सब कुछ। 7 बजे खुद 12 बजे वाली फीलिंग आने लगती है वहाँ पे। जब जाता हूँ 8 साढ़े 8 बजे खाना वाना खा के सो जाते हैं। हाँ 8 साढ़े और 5-4 बजे चालू हो जाते हैं। वो उठना ही पड़ेगा, झाड़ू की आवाज आती है और फिर वो मम्मी। और मैं तो ऐसे ना, हम लोग तो बाहर खटिया पे सोते हैं तो धूप आ जाती है भाई मुंह पे सीधी, के फिर क्या करोगे, पर तो उठना ही पड़ेगा तुम्हें। अमेरिका की फील्डिंग सेट है। ईरान के पीछे बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्या, तुम क्या कपड़े फेंक के मारोगे उन पे क्या? वेज जापान सुप्रीमेसी। वेज जापान मतलब अब कचड़ा भी खेलेगा। यार देखो, बांग्लादेशियों अगर देख रहे हो बुरा मत मानना, सब मतलब हंसी मजाक हो रहा है यहाँ पे। हम लोग वही कर रहे हैं जो तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ कर रही है मतलब। पाकिस्तान स्टैंड्स विद ईरान, देखा हमने, पीछे ही खड़े थे उनके एक्चुअली। Iran reportedly launched from Pakistan base. Pakistan stands with Iran and sleeps with USA. ओह, पर भाई वो उम्मा का क्या हुआ? ईरान को उन्होंने उम्मा का चुम्मा कर दिया भाई। देखो द पॉइंट इज बिकॉज पाकिस्तान इज सो हेविली इंडेटेड। इतना पैसा उठा लिया उन्होंने, इतना ज्यादा, मतलब अमेरिका से पूरी उनकी आधी इकोनॉमी चल रही है। अब $1 बिलियन जो मिला है उनको खत्म करके फिर किसी के पास जाना है उनको मांगने। तो जब कोई पैसा देगा तो तुमसे कुछ ना कुछ लेगा ना वो। दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू से नो। 2 नेशन ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, ट्रम्प इन बिटवीन। नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए फिर उसको। Because Putin calls him the genius. Bro thinks he's the main character. He is sometimes, भाई। Every friend group has, अकेले ही सबको निपटा देता है, okay? सबसे पंगे ले लेता है, ट्रू। ग्रुप की इकलौती लड़की जिस पे सबको क्रश है, अच्छा, जिसकी सबके साथ अच्छी दोस्ती है। वो मेरा इजराइल के साथ भी बचपन का रिश्ता है, रशिया के साथ तो है ही, अमेरिका के साथ, सबके साथ अच्छा रिश्ता है। कुछ भी खा लेता है। हाँ, मैं बिग बंगाल ट्रप्रो में। लेकिन यहाँ बांग्लादेश क्यों है? यहाँ तो पाकिस्तान होना चाहिए ना, जिसको कोई पार्टी में नहीं बुलाता, कॉन्ट्री नहीं करता, जो सबसे बड़ा दोगला, बेवजह दूसरों से लफड़े में उंगली करता है, कोई भी आके पेल देता है, सबसे उधार मांगता रहता है, सबसे बड़ा फेंकू, औकात से बाहर पंगे लेके रोता रहता भाई। मतलब ये जितनी तुमने फॉरेन पॉलिसी यहाँ सीख ली, मैं कसम खा रहा हूँ कि तुमको कोई इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स नहीं सिखा पाएगा भाई। इजराइल वर्सेस नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम से। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा सत्य भाई। देखो मुझे लगता है मैं फॉरेन पॉलिसी किताबों अखबारों से ज्यादा मीम से सीख रहा हूँ मैं।
ध्रुव भाई ने वीडियो बना के जो नहीं बता पाए, किसी ने ध्रुव भाई का मीम बना के बता दिया। ध्रुव भाई कल से मीम ही अपलोड कर रहे हैं अपन। आई नो मजा आ रहा है, बट पूरे मीम रिव्यू नहीं कर सकते, वरना संडे का मंडे शो हो जाएगा। तो इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन सार्थक जनता पार्टी के मेंबर्स के लिए हम लोग ने अपलोड कर दिया है। पार्टी ज्वाइन करना चाहो तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एनीवे, ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर पसंद आया तो हमारी एक छोटी सी मुहिम आगे बढ़ाएं, 3 लोगों को सब्सक्राइब कराएं और उनसे बोले कि और 3 सब्सक्राइब कराएं। ऐसे ही अच्छाई की चेन चलती रहनी चाहिए, अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुंचता रहना चाहिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस काम ये करना है और लाइक कर देना है। नहीं पसंद आया तो वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि हमको कैसा लगा, कौन सी न्यूज़ पे आपके क्या ओपिनियन है। कुछ ऐसे रैंडम ओपिनियन है तो हैशटैग संडे सोच लिख के भी डिस्कस कर सकते हो। हम अगले एपिसोड में आपके ओपिनियन पर अपना ओपिनियन देंगे, विच इज बेसिकली हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। एनीवे, दिस वाज द एपिसोड। अगले हफ्ते और न्यूज़ विद एंटरटेनमेंट के साथ मैं मिलूंगा अगले संडे शो में। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।